कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें हमारे समाज की एक छवि दिखाई पड़ती है। आज की कहानी बदबू सुशांत सुप्रिय के द्वारा लिखित है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। रेल यात्राओं का भी अपना ही मज़ा होता है। एक ही डिब्बे में पूरे भारत की सैर हो जाती है। आमार सुनार बंगला वाले बाबू मोसाई से लेकर बल्ले बल्ले वाले सरदार जी तक, वड़क्कम वाले तमिल भाई से लेकर केमछो वाले गुजराती सेठ तक, सभी से रेलगाड़ी के उसी डिब्बे में मुलाकात हो जाती है। यहाँ तरह तरह के लोग मिल जाते हैं, विचित्र किस्म के अनुभव हो जाते हैं। पिछली सर्दियों में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं और मेरे एक परिचित विमल किसी काम के सिलसिले में राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। हमारे सामने वाली सीट पर फ्रेंच कट दाढ़ी वाला एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 3 साल के बच्चे के साथ यात्रा कर रहा था। परस्पर अभिवादन हुआ, शिष्टाचारवश मौसम से जुड़ी कुछ बातें हुई। उसके अनुरोध पर हमने अपनी नीचे वाली सीट उसे दे दी और हम लोग ऊपर वाली सीट पर आके बैठ गए। मैं अखबार के पन्ने पलट रहा था, तभी मेरी निगाह नीचे बैठे उस व्यक्ति पर पड़ी। वह बार बार हवा को सूंघने की कोशिश करता और अपनी नाक और भौहें सिकोड़ता। उसके हाव भाव से साफ था कि उसे किसी चीज़ की बदबू आ रही है। वो रह रहकर अपने दाहिने हाथ से अपनी नाक के इर्द गिर्द हवा उड़ाता। विमल भी ये सारा तमाशा देख रहा था। आखिर उससे रह ही नहीं गया और पूछ ही बैठा, क्या हुआ भाई साहब, बड़ी बदबू आ रही है? फ्रेंच कट दाढ़ी वाले उस व्यक्ति ने चिड़चिड़े स्वर में कहा। विमल ने मेरी ओर प्रश्नवाचक चिन्ह से देखा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मैंने जीवन में कभी यह दावा नहीं किया कि मेरी नाक कुत्ते जैसी है। मुझे और विमल, हम दोनों को कोई भी दुर्गंध नहीं सता रही थी, इसलिए उस व्यक्ति के हाव भाव हमें कुछ अजीब लगे। मैं फिर अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गया। विमल ने भी अखबार का एक पन्ना उठा लिया। 5-7 मिनट बीते ही होंगे कि मेरी निगाह नीचे गई। नीचे बैठा व्यक्ति अब भी बहुत उद्विग्न नजर आ रहा था। वो चारों ओर टोही निगाहों से देख रहा था, जैसे बदबू के स्रोत को पता लगाने की कोशिश करने के लिए वो कोई क्रांतिकारी कदम उठा ही लेगा। रह रहकर उसका हाथ अपनी नाक पर चला जाता था। आखिर उसने अपनी पत्नी से कुछ कहा। पत्नी बैग में से रूम फ्रेशनर जैसा कुछ निकाली और हवा में चारों ओर उसने स्प्रे कर दिया। मैंने विमल को आंख मारी। वो मुस्कुरा दिया। किनारे वाले सीट पर बैठे एक सरदार जी भी ये तमाशा बड़े हैरानी से देख रहे थे। चलो, अब शायद इस पीड़ित व्यक्ति को कुछ आराम मिलेगा, मैंने मन में सोचा। पर थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि फ्रेंच कट दाढ़ी वाला वह उद्विग्न व्यक्ति पुरानी ही हरकतें कर रहा है। तभी उसने अपनी पत्नी के कान में कुछ कहा। पत्नी परेशान हो उठी और हमें संबोधित करके कहने लगी, भाई साहब, ये जूता किसका है? इसी में से बदबू आ रही है। जूता तो विमल का था, वो तेजिस स्वर में बोला। ये 5-6 जोड़ी जूते पड़े हैं। आप ये कैसे कह सकती हैं कि जूते मेरे ही जूतों में से ही बदबू आ रही है? वैसे भी मेरा जूता और मेरी जुलाबें दोनों नई और साफ़ सुथरी हैं। इस पर उस व्यक्ति की पत्नी कहने लगी, भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, इन्हें बदबू सहन नहीं होती, उल्टी आने लगती है। आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपने जूते पॉलिथीन में डाल दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। विमल को गुस्से और असमंजस दोनों में ही था। तब मैंने स्थिति को संभाला। देखिए, हमें तो कोई बदबू नहीं आ रही है, पर आप इतनी जिद कर रही हैं तो यही सही है। बड़े बेमन से विमल नीचे उतरकर अपने जूते को पॉलिथीन में डाल दिए। मैंने सोचा, चलो अब बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, पर थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति उठा और मुझसे कहने लगा, भाई साहब, मुझे नीचे अब भी बहुत बदबू आ रही है। आप नीचे आ जाइए, मैं वापस ऊपर वाली बर्थ पर जाना चाहता हूँ। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा, क्या आप पहली बार रेल यात्रा कर रहे हैं?
भाई साहब, आप अपने ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हैं? यात्रा में कई तरह की गंध आती है। टॉयलेट के पास वाली बर्थ मिल जाए तो वहाँ भी दुर्गंध आएगी। गाड़ी जब शराब बनाने वाली फैक्ट्री के बगल से गुजरे तो भी गंध आएगी। यात्रा में सब सहने की आदत डालनी पड़ती है। विमल ने भी धीरे से कहा, इंसान को अगर कुत्ते की नाक मिल जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। पर उस व्यक्ति ने शायद विमल की बात नहीं सुनी और वो अड़ा रहा कि मैं नीचे आ जाऊं और वो ऊपर आके बैठ जाए। मैंने बात को और बढ़ाना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं ऊपर वाली बर्थ को खाली कर उसे दे दिया और मैं नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद जब उस व्यक्ति की पत्नी अपने बड़े बैग से कुछ निकाल रही थी तो अचानक चीख पड़ी और पीछे हट गई। सब उसकी ओर देखने लगे। ऊपर वाली बर्थ से उसके पति ने पूछा, क्या हुआ? बैग में मरी हुई छिपकली है, उसकी पत्नी ने जवाब दिया। ये सुनकर विमल ने मुझे आंख मारी। मैं मुस्करा दिया। वो व्यक्ति खिसियाना सा मुंह लेकर नीचे उतरा। भाई साहब, बदबू का राज पता चल गया। सरदार जी ने उसे छेड़ दिया और झेप गया। खैर, उस व्यक्ति ने मरी हुई छिपकली को खिड़की से बाहर फेंका। फिर वह बैग का सारा सामान निकालकर उसे डिब्बे में अंत में लेके जाकर झाड़ आया। हम सब ने चैन की सांस ली। चलो, मुसीबत खत्म हुई, मैंने सोचा। पेंट्री कार से खाना आ गया। सबने खाना खाया, इधर उधर की बातें भी हुई। फिर सब सोने की तैयारी में लग गए। तभी मेरी निगाह उस आदमी पर पड़ी। उद्रिक्तता से की रेखाएं उसके चेहरे पर लौट आई थी। वो फिर से हवा को सूंघने की कोशिश कर रहा था। मुझे अब भी बदबू आ रही। आखिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उसने कहा, हे भगवान, मेरे मुंह से निकल गया। ये सुनकर विमल ने मोर्चा संभाला। भाई साहब, मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिए। बताइए, हम किस युग में जी रहे हैं? ये कैसा समय है? हम कैसे लोग हैं? क्या मतलब? वो आदमी कुछ समझ नहीं पाया। देखिए, हम सब एक बदबूदार युग में जी रहे हैं। ये समय बदबूदार है, हम लोग बदबूदार हैं। यहाँ नेता भ्रष्ट हैं, वे बदबूदार हैं। अभिनेता अंडरवर्ल्ड से मिले हैं, वे भी बदबूदार हैं। अफसर घूसखोर हैं, वो भी बदबूदार हैं। दुकानदार मिलावट करते हैं, वो भी बदबूदार हैं। हम आप सभी झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, अनैतिक काम करते हैं। हम सभी बदबूदार हैं। जब यह सारा युग बदबूदार है, यह समय बदबूदार है, यह समाज बदबूदार है, हम लोग बदबूदार हैं, ऐसे में यदि आपको अब भी बदबू आ रही है तो ये स्वाभाविक है। आखिर इस डिब्बे में हम बदबूदार लोग ही तो बैठे हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा।